हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। एसएससी बाबा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2019 के कोर्ट केसेस का संपूर्ण सच जानने वाले हैं कि यहां पर एप्लीकेंट ने क्या क्या बातें बोली, यहां पर रिस्पोंडेंट ने क्या क्या बातें बोली और कोर्ट की किस तरह से पर डे की जजमेंट उन दिनों में आती थी। ओके तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पर जानते हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी अफवाह उड़ गई है कि एसएससी सीजीएल रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ओके तो हम लोग जानेंगे कि इसके लेट होने का कारण क्या क्या है, पर डे क्या क्या वर्डिक्ट्स होते चले गए, उन सब चीजों का हम लोग डिटेल में आज जानेंगे। ओके सबसे पहले 30 अप्रैल 2021 को कुछ एप्लीकेंट्स ने एसएससी सीजीएल 2019 के रिजल्ट के अगेंस्ट केस किया। उनके केस के अकॉर्डिंग बातें ये थी कि नॉर्मलाइजेशन सही से नहीं हुआ था। उन्हें प्रॉब्लम था कि फर्स्ट प्रॉब्लम उनका ये था कि जो भी नॉर्मलाइजेशन किया गया वो नॉर्मलाइजेशन सही से नहीं किया गया था। जो भी उन लोगों ने कोर्ट में केस किया तो एसएससी की तरफ से जो भी आए उसे रिस्पोंडेंट, एसएससी के जो भी रिस्पोंडेंट थे श्री एस एन वर्मा जी, so respondent is a SSC, applicant is the जो भी aspirants normalization के अगेंस्ट या जो भी बातें थी उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस किए, those were the applicant। ओके तो ये दो टर्म्स हम लोग बार बार इस पूरे वीडियो में यूज करेंगे। एप्लीकेंट जो लोगों ने केस किया, जिन बच्चों ने केस किया, एंड रिस्पोंडेंट इज एसएससी। तो जब इस तरह का केस हुआ 30 अप्रैल को, तो रिस्पोंडेंट जो एसएससी की तरफ से जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने उस पूरे मटेरियल को पढ़ने के लिए टाइम लिया। तो उन्होंने 3 वीक का टाइम मांगा कि इन लोग बच्चों ने क्या क्या दिया है उसके पढ़ने के लिए हमें 3 वीक का टाइम दीजिए। तो कोर्ट ने 30 अप्रैल के बाद टाइम दिया। द नेक्स्ट डेट वाज 7th ऑफ जुलाई, 7th ऑफ जुलाई का टाइम दे दिया। सो फर्स्ट प्रोसीडिंग की डेट 30 अप्रैल, अब सेकंड प्रोसीडिंग की डेट 7th जुलाई को आती है। 7th जुलाई को ये सेकंड प्रोसीडिंग्स की डेट होती है। ओके इस डेट में 7th ऑफ जुलाई को एप्लीकेंट ने फिर से एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल किया। फर्स्ट ओए ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल हुआ 30 तारीख को। ओके यहां पर आप देखेंगे ओए का मतलब होता है ओरिजिनल एप्लीकेशन। ये कुछ लीगल टर्म्स होते हैं। ओरिजिनल एप्लीकेशन, एमए इज फॉर मिसलेनियस एप्लीकेशन, टीए इज फॉर ट्रांसफर एप्लीकेशन एंड सो ऑन। इस तरह की कुछ कुछ बातें होती है। सो ओरिजिनल एप्लीकेशन 30 तारीख को हुई। 7 तारीख को फिर से एप्लीकेंट ने एक एमए फाइल किया। उस मिसलेनियस एप्लीकेशन में उन लोगों ने यह बताया कि एसएससी न्यू डेवलपमेंट्स के साथ आ रही है। वो न्यू डेवलपमेंट्स क्या था, कभी वो आंसर की निकाल रही है, कभी कुछ निकाल रहे हैं। तो इससे इन एप्लीकेंट का यह कहना था कि अगर ये लोग एसएससी अगर रिजल्ट निकाल देती है तो उस केस में रिजल्ट का रोल बैक करना डिफिकल्ट होगा। इन दैट केस जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आ जाता है, वो कोर्ट से चाहते थे कि आप स्टे लगा दो। ठीक है तो इस एप्लीकेशन, ये जो एमए फाइल हुआ मिसलेनियस एप्लीकेशन, तो रिस्पोंडेंट को फिर से पढ़ना था कि इस मिसलेनियस एप्लीकेशन में है क्या। तो उन लोगों ने फिर से 2 वीक का टाइम मांगा कि हमें 2 वीक का टाइम दीजिए, तो हम लोग ये पूरा पढ़ के बता देंगे। इसी बीच कोर्ट ने उन्हें यह बोला कि आप नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें, जितनी भी चीजें हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप कोर्ट में सबमिट करिए। ओके तो 7th ऑफ जुलाई को, वो 30 तारीख को उनको बोला गया था, स्टिल 7th ऑफ जुलाई को एसएससी ने वो नहीं दिया। कोर्ट ने उनको ये बोला कि अगर आप नेक्स्ट हियरिंग में, नेक्स्ट हियरिंग 22 ऑफ जुलाई को, 22 जुलाई जो कि थर्ड हियरिंग होगी, अगर आप उस दिन पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल नहीं करते हो तो उस केस में ये एप्लीकेंट की जो भी इंटरिम रिलीफ होगी उससे पॉजिटिवली देखा जाएगा। उनकी इंटरिम रिलीफ क्या थी कि स्टे लगाया जाए अभी के लिए, तो उसे पॉजिटिवली लिया जाएगा। मतलब अगर 22 जुलाई को नहीं वो लोग करते हैं तो स्टे लगने के 90% चांसेस थे, ऐसा कोर्ट ने इनडायरेक्टली बोल दिया। ओके सो नेक्स्ट हियरिंग इसके बाद हुई 22 ऑफ जुलाई को, और ये 22 ऑफ जुलाई की जो हियरिंग थी, तो इस हियरिंग में ये की हियरिंग नंबर 3 थी। सो 22 ऑफ जुलाई को हियरिंग नंबर 3 कोर्ट में हुआ। ओके इसमें एप्लीकेंट्स ने अपनी उन बातों को प्रेजेंट किया जो कोर्ट उनसे चाहती थी कि आप बताओ, और उन सब बातों को रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड मतलब उनके जो भी रिकॉर्ड, लीगल टर्म्स से रिकॉर्ड का मतलब उन बातों पर लिया जाएगा और उन्हीं बातों पर फिर से वर्डिक्ट में यूज किए जाएंगे कि वर्डिक्ट उन चीजों पर मिल रही है पॉजिटिवली या नहीं मिल रही है। ओके तो ये जो बच्चे थे ना, उन लोगों ने ये बोला कि भैया टीयर 1 के जो मार्क्स है ना, जो टीयर 1 के जो नॉर्मलाइजेशन है, टीयर 1 के मार्क्स से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके उन्हें प्रॉब्लम जो थे
कुछ जगहों जहां वो उन्हें प्रॉब्लम थे उन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला प्रॉब्लम उन बच्चों को ये था कि वो लोग ये बोलते थे फर्स्ट प्रॉब्लम में कि एसएससी ने उन्हें T2 में पास कर दिया विदाउट डिस्क्लोजिंग द मार्क्स। टीयर 2 में विदाउट डिस्क्लोजिंग द मार्क्स उन्हें पास कर दिया गया, फिर उन्हें टीयर 3 के एग्जाम दिलवाया गया। ओके, ये ऐसा क्यों हुआ था? ये कोरोना के टाइम में हुआ था, सो दैट कोरोना के कुछ झंझट के कारण टीयर 2 का मार्क्स नहीं निकाला गया और टीयर 3 में उन लोगों को बैठने का मौका मिला। ये बच्चे ये बोलते हैं कि जो आंसर की एसएससी निकाली बाद में टीयर 2 के लिए, वो टीयर 2 के आंसर की के अकॉर्डिंग वो मिनिमम रिक्विजिट मार्क्स ला रहे हैं, स्टिल उन्हें टीयर 4 में अप्लाई करने के लिए, टीयर 4 में प्रेजेंट होने के लिए एसएससी उन्हें नहीं दे रही है, उनका एडमिट कार्ड नहीं दी है और उन्हें फेल कर दिया गया है ये बोलकर कि वो T2 में फेल है। ठीक है, अब ये एप्लीकेंट ये बोल रहे हैं कि वो T2 में अगर फेल थे तो उन्हें T3 में क्यों बैठाया गया? उसका रीजन ये था कोरोना का टाइम था, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा तो कुछ था नहीं, एसएससी ने ऐसा तो कुछ बोला नहीं। उन लोगों ने T2 के बाद डायरेक्टली कि T3 का आपका ये होगा और जितने भी एप्लीकेंट हैं उन सबको बैठना है, इसका मतलब है कि आप T2 में पास हो, आप ये बोलना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर अंदर की बातें माने तो कोरोना के कारण उस तरह का हुआ था ताकि कोरोना अपने पीक पे ना पहुंचे, T3 के एग्जाम जल्दी से हो जाए। ठीक है, एसएससी ने यहां पर गलती कर दी कि T2 के बिना मार्क्स, T2 के रिजल्ट के बिना उन लोगों ने T3 में बैठा दिया, और T3 में बैठा दिया इसका मतलब इनडायरेक्टली वो T2 में पास है, ऐसा एप्लीकेंट बोल रहे हैं। ओके, तो इनका फर्स्ट बात ये है। उनकी जो सेकंड बात है एप्लीकेंट का, वो ये है कि सबसे पहले एप्लीकेंट यहां पर जो कुछ बातों को बोल रहे हैं, फर्स्ट आपने देख लिया। सेकंड जो एप्लीकेंट की बात है वो ये है कि वो एप्लीकेंट कोर्ट को ये बोल रहे हैं कि आप एसएससी को बोलो कि आज के बाद दोबारा वो T2 के मार्क्स को बिना डिस्क्लोज किए हुए या T2 के रिजल्ट को बिना डिस्क्लोज किए हुए T3 का रिजल्ट नहीं करेंगे, या T3 का वो लोग जो भी एग्जाम्स है वो कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये इनके पॉइंट नंबर 2 है कि आप इस चीज में एसएससी को लताड़ लगाओ। नेक्स्ट उनकी जो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 में वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन हुई है वो एब्सर्ड हुई है इन T2 मैथ्स पेपर। T2 के मैथ्स के पेपर में नॉर्मलाइजेशन एब्सर्ड हुई है। वो एब्सर्ड वो लोग किस बातों पर बताए कि 180 लाने वाला नेगेटिव में चला गया, या 30 मार्क्स आ गया, 50 मार्क्स आ गया। उनका यह कहना है कि इतना डाउनफॉल क्यों, और अगर आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो जिससे इतना डाउनफॉल हो रहा है तो दैट फॉर्मूला इज एब्सर्ड एंड रेक्टिफाई दोस थिंग्स। आप उसे रेक्टिफाई करो, री एक्सेस करो उन सब चीजों को, बिकॉज जो भी नॉर्मलाइजेशन T2 मैथ्स में यूज किया गया है दैट इज एब्सर्ड, और उन सब चीजों को आपको रेक्टिफाई करना चाहिए। ये 3 मैटर मैंने आपको बताया। फोर्थ जो ये लोग बोल रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, फोर्थ बातें जो बोल रहे हैं, फोर्थ इज कि टीयर 2 मैथ्स का री एग्जामिनेशन हो। टीयर 2 के मैथ्स पेपर का वो लोग री एग्जामिनेशन चाहते हैं और सेम डे पर चाहते हैं। टीयर 2 के मैथ्स के पेपर का री एग्जामिनेशन हो और ऑन द सेम डे हो। ये 4 बातें जो एसएससी के सामने एप्लीकेंट ने बोला है। ओके, अब एसएससी ने, अब उसके बाद रेस्पोंडेंट ने क्या बोला, फिर फोर्थ के बाद फिर हम लोग यहां पर फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में उन लोगों ने ये बोला कि स्टे लगा दो भाई, ये जो भी बातें हैं, जब तक रिजल्ट या जब तक आपका वर्डिक्ट नहीं आ जाता है तब तक एसएससी सीजीएल 2019 पर बिल्कुल भी जोर से स्टे लगा दो। ओके, टिल द वर्डिक्ट इज इशूड। तो उन्होंने वर्डिक्ट की बात की। रिस्पोंडेंट अभी भी पूरी डिटेल कोर्ट में जमा नहीं किया, एसएससी ने जमा नहीं किया, और मैंने आपको बताया था कि लास्ट ही जो डे एंड वर्डिक्ट था उसमें कोर्ट ने बोला था कि अगर आप नहीं जमा करोगे तो उस केस में क्या होंगे, आपके इन पूरे चीजों पर स्टे लग जाएगी। ओके, तो 2 वीक का फिर से एसएससी ने टाइम मांगा। उस केस में कोर्ट ने फाइनली स्टे लगा दिया, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे कोर्ट ने बोला कि कोर्ट भी नहीं चाहती है कि स्टे लगे रिजल्ट पर, लेकिन कोर्ट ने भी यही बोला कि अगर हम स्टे नहीं लगाते हैं तो फिर रोल बैक करना डिफिकल्ट होगा। तो कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया और कोर्ट ने एसएससी को 3000 रुपए का फाइन होगा ऐसा चेतावनी दिया। 3000 के फाइन का चेतावनी दिया था टुवर्ड्स
प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, उन्हें ये 3,000 जमा करना पड़ेगा अगर वो लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में नहीं जमा करते हैं तो। ओके, अगर एसएससी डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं करती है तो उस केस में 3,000 का फाइन होगा। और नेक्स्ट हियरिंग डेट 24 नवंबर को निर्धारित किया गया। ओके, तो 24 नवंबर को निर्धारित तो हो गया था, लेकिन आप सभी को पता है कि जिस तरह से ये हमारी कोर्ट की जो केस की थी फाइल, ये हमारी डेट थी, द डेट वॉज 22 ऑफ जुलाई। ओके, तो 22 ऑफ जुलाई को ये बातें 2021 की चली थी। टीयर 4 का बहुत ही जल्दी उन लोगों ने एडमिट कार्ड वगैरह निकाल दिया था, तो टीयर 4 का एडमिट कार्ड आने वाला था। 2 वीक का रेस्पोंडेंट ने टाइम मांगा, स्टे लग गई रिजल्ट पर, और नेक्स्ट डेट हियरिंग की आ गई 24 नवंबर को। ओके, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि 24 नवंबर को तो हियरिंग की डेट आ गई, लेकिन हुआ क्या क्या। अब कोर्ट प्रोसीडिंग 4th में अब क्या हुआ कि एक एमए फाइल किया गया जिसको मिसलेनियस एप्लीकेशन बोलते हैं। उस मिसलेनियस एप्लीकेशन में एप्लीकेंट ने कुछ और बातों को जमा किया जो कि रिकॉर्ड में उनके लेना था, कोर्ट के रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए कुछ और बातों को इस एमए में डाला गया। क्योंकि ये एमए एसएससी के पास था नहीं, तो एसएससी ने टाइम मांगा, और 1 सितंबर को जो 4th हियरिंग हुई उसके बाद कोर्ट ने 6 सितंबर का डेट किया कि आप इस मिसलेनियस एप्लीकेशन को देखो, और हम लोग विल मीट ऑन 6 ऑफ सितंबर। हम लोग नवंबर में नहीं मिलेंगे, 6 ऑफ सितंबर को ही देखेंगे, क्योंकि एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हुई है। ओके, वो मिसलेनियस एप्लीकेशन इतना जल्दी क्यों फाइल हुआ? कोर्ट ने उस नवंबर की डेट के पहले ये सितंबर की 1 सितंबर को ले लिया, 6 सितंबर को ले लिया, ऐसा कोर्ट पहले का डेट क्यों लिया? इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, अब 6 सितंबर को जब कोर्ट की पेशी हुई, 5th प्रोसीडिंग्स हुई थी। अभी तक कोर्ट की 8 प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, तो 5th प्रोसीडिंग जो हुई थी प्रोसीडिंग्स, वो 6 ऑफ सितंबर को हुआ था। अब उसमें एप्लीकेंट का ये ग्रीवेंस था कि रिस्पोंडेंट ने अभी तक किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं किया है कोर्ट में। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने मांगा है, उन डॉक्यूमेंट्स को अभी तक रिस्पोंडेंट या एसएससी ने नहीं दिया है। ओके, अब उस केस में जो एसएससी था, एसएससी चूंकि कुछ रिप्लाई तो कर नहीं रहा था अभी तक, तो उन्होंने क्या किया, एसएससी ने एक कंपाइलेशन ऑफ जजमेंट कोर्ट में जमा किया कि किस तरह से अगर वो उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम थी, नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट अगर कोई जजमेंट हुई हो, या फिर अगर इस तरह के कोर्ट में कोई भी कहीं भी किसी भी इंडिया के कोर्ट में जो भी जजमेंट्स हुई है, उसके अगेंस्ट उसको एक उन लोग बुनियाद बनाकर एक कंपाइलेशन ऑफ जजमेंट उन एसएससी ने कोर्ट को वहां पर पेश किया। ओके, कोर्ट को अब कोर्ट वो जो कंपाइलेशन ऑफ जजमेंट है वो पढ़ना चाहता था, तो इसीलिए कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने एप्लीकेंट को भी टाइम दिया कि आपको भी अगर किसी भी तरह का जजमेंट जो पहले हो चुका है, ठीक है, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में कोर्ट के द्वारा कोई भी अगर इस तरह का जजमेंट हो चुका है, आपको जो आपके जिस चीज में वो सपोर्ट करे, आपने जो ये फाइल किया है वो ओरिजिनल एप्लीकेशन, उसको अगर सपोर्ट करे तो आप लोग उस तरह के जजमेंट्स को कोर्ट में लाकर जमा करो, ठीक है। और उसके लिए कोर्ट ने उन्हें 13 सितंबर 2021 का नेक्स्ट हियरिंग का डेट दे दिया। ओके, सो 13 सितंबर 2021 को नेक्स्ट डेट की हियरिंग कोर्ट ने तय कर दी। एसएससी ने अभी तक भी नॉर्मलाइजेशन का कोई डिटेल नहीं दिया, लेकिन जो भी इस तरह के जजमेंट्स हुई है ना, उसकी कंपाइलेशन दे दी कि भैया जज आप ये सब चीजें पढ़ो और हम गलत नहीं है। ओके, सो 6 सितंबर के बाद 13th ऑफ सितंबर में यहां पर फिर से एप्लीकेंट की जो ग्रीवेंस थी, 13 सितंबर में जो प्रोसीडिंग नंबर 6 होनी थी, अब वो प्रोसीडिंग नंबर 6 क्या थी उसके बारे में देखते हैं। ये 13 ऑफ सितंबर 6 प्रोसीडिंग्स, इसमें एप्लीकेंट का ये था कि उन्होंने इल्लीगल तरीके से रिजल्ट निकालना चाह रही है। ओके, उन लोगों ने इल्लीगल तरीके से रिजल्ट दे दिया, T2 का हो या T3 का हो। उनकी मेन प्रॉब्लम T2 मैथ्स की है। तो एप्लीकेंट इस प्रोसीडिंग में भी यही बोला कि एसएससी ने इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल एब्सर्डिटीज को यूज करके T2 का रिजल्ट निकाला, और इसीलिए वो लोग क्या चाहते थे, ये एप्लीकेंट्स चाहते थे कि जो भी टीयर 4 का एग्जाम होने वाला है, 15 सितंबर से शायद टीयर 4 का एग्जाम होने वाला था, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह था, वो मिड सितंबर में कोई डेट एक थी, मिड सितंबर में होने वाला था।
तो इसलिए वो लोग एप्लीकेंट लोग ये चाहते थे ना कि टीयर 4 का ये जो भी प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, जो भी टीयर 4 का डेट एसएससी ने निकाली है, उस पर स्टे लगा दो। ठीक है, एसएससी ने यहां पर यह बोला कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए टाइम चाहिए। अगर आप स्टे का भी बोलते हो तो हमें टाइम लगेगा, अगर आप स्टे नहीं भी देने का बोलते हो तो क्योंकि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर आप स्टे का बोलोगे तो हमें हर चीज रोल बैक करके, जो भी हम लोगों ने फैकल्टीज भेज दिए, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लोगों को वहां भेज दिया है, तो वो उन सब चीजों को भेज दिया, हमें रोल बैक के लिए टाइम लगेगा। सो दे वॉन्टेड टू हैव सम टाइम, और इसलिए नेक्स्ट हियरिंग 13 के बाद नेक्स्ट हियरिंग 14 को ही मिल गई कि ठीक है हम लोग कल मिलेंगे और कल इस पर बातें करेंगे। तो नेक्स्ट 14 सितंबर को एक 7th सेशन हुआ कोर्ट का। और 7th सेशन में कोर्ट ने अभी तक जितनी भी बातें हुई थी उन सभी बातों को रीड आउट किया। ओके, कोर्ट ने उन सभी बातों को रीड आउट किया और उसमें एंड में अपनी जजमेंट सुनाई। ओके, कोर्ट ने जिन जिन बातों को रीड आउट किया उन सब चीजों में जो मेन चीजें हैं मैं वो बताता हूं कि कोर्ट ने पहली पॉइंट जो एप्लीकेंट की तरफ से, पहला एप्लीकेंट की तरफ से जो उन लोगों ने रीड आउट किया उसमें यह था कि T2 का रिजल्ट बिना दिए उन्हें T3 में बैठने का मौका मिला। इसका मतलब यह था कि T2 में वो लोग पास थे। ओके, अगर वो T2 में पास थे और T2 में जो भी बच्चे, T2 मतलब टीयर टू में जो भी एस्पिरेंट्स वहां पर अपने मिनिमम मार्क्स को चेक किया तो वो मिनिमम मार्क्स को क्वालिफाई करते हैं। वो मिनिमम मार्क्स को क्वालिफाई करने के बाद वो T3 में बैठ रहे हैं। T3 में बैठने के बाद जब T4 का डेट आया तो एसएससी ने एडमिट कार्ड उन्हें नहीं दिया, ये बोलकर कि वो T2 में फेल हो गया। ओके, तो उस केस में फर्स्ट पॉइंट नंबर ए में इस तरह की बातें रीड आउट की गई। सेकेंड पॉइंट में यह था कि जो भी एब्सर्डिटीज नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड की गई है तो उन्हें चेक किया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत तरह की एब्सर्डिटीज हुई हैं जो कि बेसिकली टीयर 2 मैथ्स से लेकर है। और थर्ड कि मैथ्स का री एग्जामिनेशन हो, T2 मैथ्स का री एग्जामिनेशन हो एंड दैट टू ऑन द सेम डे। ओके, ये एस्पिरेंट्स की ये बातें थी। नेक्स्ट, जज ने उसके बाद क्या किया कि उसके बाद जज ने यह पढ़ा कि इसके बाद हमने इंटरिम बेल कर दिया जो CGL 2019 का रिजल्ट था। ओके, CGL 2019 के इंटरिम रिलीफ के बाद, इंटरिम रिलीफ करने के बाद उसके बाद क्या हुआ था, एप्लीकेंट्स हैव एडमिटेडली सक्सीडेड इन टीयर 1 एग्जामिनेशन। एप्लीकेंट की बात, टीयर 1 में वो लोग पास हो चुके हैं एंड हैव पार्टिसिपेटेड इन टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय SSC। जो भी एप्लीकेंट यहां पर है वो टीयर 1 में पास है, टीयर 2 और 3 में उन लोगों ने एग्जाम दिया जो कि एसएससी ने लिया, लेकिन उनकी ग्रेवरेंस टीयर 1 से रिलेटेड नहीं है, उनकी ग्रेवरेंस है टीयर 2 और 3 से रिलेटेड। ओके, और इसी के लिए वो लोग टीयर 4 जो कि 15 सितंबर 2021 से स्टार्ट होने वाला है उस पर वो लोग स्टे चाहते हैं, क्योंकि आज जो ये डेट जिस पर ये बातें हो रही है 14 सितंबर की है, नेक्स्ट डे ही 15 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है। और उन लोगों के पास एडमिट कार्ड नहीं है, कुछ लोगों के पास, जो पूरी ग्रुप्स में कुछ लोगों के पास स्टिल T2 T3 उन लोगों ने दिया, लेकिन उन्हें T4 में एलिजिबल नहीं है। एसएससी ने बोला कि आप T4 के लिए एलिजिबल नहीं हो। ओके, आप लोग इसे ना बहुत बिल्कुल रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको पढ़ सकते हो, उसमें पूरी बातें। इसके बाद नेक्स्ट जो एसएससी ने, ओके, इसमें मैंने अभी तक जितनी भी बातें बताई पूरी बातें हर कुछ लिखी हुई है, पूरी कोर्ट की ये जजमेंट वाली पेजेस है। उसके बाद जज ने कंटिन्यू किया पढ़ना। एसएससी 2019 के रिजल्ट के लिए जज ने स्टे लगा दिया। स्टे लगाने के बाद एप्लीकेंट की ग्रेवरेंस ये थी कि 15 सितंबर को टीयर 4 का एग्जाम है और टीयर 4 के एग्जाम के में वो लोग स्टे चाहते थे। ये जो टीयर 4 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जिस तरह के भी एग्जाम्स है वो लोग उस पर स्टे चाहते थे। ओके, तो कोर्ट ने ये बोला कि टीयर 2, 3 एंड 4 का रिजल्ट आप लोग फाइनल डिसीजन के पहले नहीं निकालोगे। कोर्ट ने एसएससी को यह बोला कि 15 सितंबर का आप जो ले रहे हो वो तो ठीक है, आप ले लो, लेकिन आप किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट, इधर टीयर 2 हो, टीयर 3 हो या टीयर 4 हो, वो विदाउट कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं निकालोगे। और नेक्स्ट हियरिंग 29/11/2021 को मिला। इसका मतलब कोर्ट ने गो अहेड सिग्नल दिया टीयर 4 कंडक्ट करवाने के लिए। ओके, सो 29 नवंबर का नेक्स्ट डेट निकाला गया कोर्ट के हियरिंग के लिए।
तो वो जो 29 नवंबर का था वो डेट को चेंज करके और 30 नवंबर कर दिया गया था। सो 30 नवंबर को ये लास्ट सेशन हुआ था कोर्ट की प्रोसीडिंग नंबर 8, और उसमें डिविजनल बेंच जो जजेस थे, डिवीजन, क्योंकि कोरोना के कारण सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होता था, तो जो भी डिविजनल बेंच थी वो अनअवेलेबल थे उस दिन, और अनअवेलेबल होने के कारण नेक्स्ट जो डेट निकाला गया दैट वाज ऑन 12th ऑफ अप्रैल 2021। 12th ऑफ अप्रैल 2021 को नेक्स्ट डेट निकाला गया। तो अभी तक कोर्ट का ये इन बातों पर चर्चा है, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। अब आप मेरी अगर वीडियो देख रहे होगे तो मैंने इसके पहले एक थर्ड पार्टी का वीडियो निकाला था। उस थर्ड पार्टी वीडियो में ऐसा था कि कुछ एस्पिरेंट्स थर्ड पार्टी बनना चाह रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि कोर्ट की जो भी जजमेंट हुई, जो भी एसएससी की जो भी नॉर्मलाइजेशन हुई या जो भी मार्क्स उन्हें मिल रहे हैं दैट इज गुड, नॉर्मलाइजेशन में कहीं भी एब्सर्डिटीज नहीं है, वो उस तरह के ग्रुप्स थर्ड पार्टी बनना चाहती है। ओके, सो अब व्हाट्स नेक्स्ट नाउ, तो इसके बाद नेक्स्ट इज कि क्या 12 अप्रैल को फाइनल वर्डिक्ट होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये फाइनल वर्डिक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है, और उसका रीजन ये है कि अभी थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हुई तो उस केस में थोड़ा और लेट हो सकता है। वी विल सी विथ एवरी प्रोज एंड कॉन्स की क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है लेटर इन दिस वीडियो। ओके, सो इसके बाद अब जो मैं थर्ड पार्टी का बता रहा हूं, तो उन्होंने 17th ऑफ दिसंबर को, तो 17th ऑफ दिसंबर को कोर्ट में उन लोगों ने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन को फाइल किया। वो MA 3616-2021, ये एक मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर है। ये एक कुछ ग्रुप्स ऑफ एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन सही हुई है, उन लोगों ने एज इंप्लीडमेंट पार्टी ज्वाइन होने के लिए उन लोगों ने कोर्ट में एक मिसलेनियस एप्लीकेशन डाला है। ठीक है, और वो लोग ये चाहते हैं कि उनकी बातों को भी रिकॉर्ड किया जाए बिफोर मेकिंग अ वर्डिक्ट ऑन 12th ऑफ अप्रैल। ओके, तो यहां आप लोग देख सकते हो कि 17/12 को ये डाला गया है। ओके, 17th ऑफ दिसंबर को उन लोगों ने डाला है, और इसकी हियरिंग 24th ऑफ दिसंबर को होनी है। हियरिंग अभी तक नहीं हुई है, आज शाम में शायद होने के चांसेस है, बिकॉज आज की डेट भी 24th ही है। सो 24th आज शाम तक होने के चांसेस है। इसकी डेटा हमें जब मिलेगी तो इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट यू विल गेट टू नो कि क्या क्या बातें हो रही है। ओके, दे वांट टू ज्वाइन एज एन इम्प्लीडमेंट। ओके, इम्प्लीडमेंट बोलते हैं उस पार्टी को जो कि वहां पर आके अपनी बातों को रखना चाहती है। ओके, कोई जरूरी नहीं हो प्रो में हो कॉन्स में हो, अगर मुझे नॉर्मलाइजेशन सही नहीं लगा, मैं उसमें भी अगर बोलना चाहता हूं तो मैं उसमें एक इम्प्लीडमेंट के लिए एक MA मिसलेनियस एप्लीकेशन करूंगा। अगर कोर्ट अगर उसको एक्सेप्ट करती है वेल एंड गुड, नहीं एक्सेप्ट करती है देन आई वुड नॉट बी देयर कि मैं अपनी बातों को रख पाऊं। ओके, तो इसकी इम्प्लीडमेंट की आज होनी है। अगर ये हो जाते हैं तो दे विल बी अ पार्टी टू दिस गेम। ये जो पूरी केसेस हो रही है उनमें ये एक पार्टी होंगे। ओके, सो अब देन व्हाट्स नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि अब क्या होगा। ठीक है, एक चीज तो पक्का है कि अगर CGL 2019 के रिजल्ट पर स्टे लगा है, और ये अब 12th अप्रैल को जो इसकी जो डिसीजन होनी है वो 12th अप्रैल को होनी है, मतलब एक साल ऑलरेडी खिंचा चुके हैं, डेट एक साल बढ़ चुकी है। एंड बिलीव मी, अगर ये जो इम्प्लीडमेंट पार्टी अगर अटैच हो जाती है और कोर्ट अगर उन्हें अपनी बातों को रिकॉर्ड करने का टाइम बीच में नहीं देती है, ठीक है, इन दैट केस उन्हें 12th अप्रैल को बोलने का मौका मिलेगा, और जो भी वो 12th अप्रैल को बोलेंगे, जो भी चीजें वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे, तो एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट उस केस में उन डॉक्यूमेंट्स को मांग करेगी, उन्हें फिर से टाइम मिलेगा और ये डेट आगे खींचे जाएंगे। ओके, सो वन थिंग इज फॉर श्योर कि जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होने हैं, CHSL हो, MTS हो या CGL 2020 वाली हो, 2021 की आने वाली हो, सभी एग्जाम्स इन सम वे और द अदर डिले होने वाली है फॉर श्योर। ओके, जजेस ने भी खुद बोला है कि वी डोंट वांट टू लिंगर दिस प्रोसेस, लेकिन जिस तरह से एप्लीकेंट्स और रिस्पोंडेंट्स इस केस को खींच रहे हैं, जैसे आज इम्प्लीडमेंट की जो बातें रखी गई हैं, दैट इज गोइंग टू लिंगर द प्रोसेस फॉर श्योर। ठीक है, अगर लेकिन ये इम्प्लीडमेंट का नहीं रखते तो क्या कोर्ट केस पहले होता?
नो, क्योंकि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाती, फिर वो लोग क्या करते, वो लोग फिर से एक ओए फाइल करते कि हमारी बातें नहीं सुनी गई है, और फिर से ये लेट होता। सो इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। ये लोग, ये जो एप्लीकेंट, जो इम्प्लीडमेंट पार्टी है, ये लेट कर भी सकती है, लेट नहीं भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि इम्प्लीडमेंट पार्टी को नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो लोग लेट ही करेंगे। उस लेट करने का रीजन क्या है, क्योंकि एसएससी ऑलरेडी उनके तरफ से बातें रख रही है कि नॉर्मलाइजेशन सही हुआ है, तो ये इम्प्लीडमेंट पार्टी को वहां जाने का मुझे नहीं लगता है कि कोई औचित्य था अभी। ओके, लेकिन अब ऐसा होता है ना कि एक बिल्कुल पार्शियल, एक इम्पार्शियल जस्टिस देने के लिए सभी की बातों को सुनना जरूरी होता है। तो कोर्ट अपने वर्डिक्ट में बहुत बार ऐसा बोलती है कि भैया अगर हमें इम्पार्शियल जजमेंट देना है तो एक एक एसएससी है, एक पार्टी ये है जो बोल रही है नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है एस्पिरेंट्स के, एक एस्पिरेंट्स के वो भी पार्टी को लॉ जो बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन सही हुआ है, सो दैट कि मैं सभी पार्टी को सुनूंगा तो जजमेंट इम्पार्शियल होगा। ओके, तो इसीलिए कभी कभी कोर्ट ने बाद में बोल के लिंगर भी कर देती है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक नहीं मांगा था, कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला था, और कोर्ट बार बार ये बोल रही थी कि 13 अप्रैल को हम फाइनल जजमेंट सुना देंगे। अगर ऐसा होता कि इम्प्लीडमेंट पार्टी वाज रिक्वायर्ड, थर्ड पार्टी वाज रिक्वायर्ड, कोर्ट ने पहले बोल चुका होता है ऐसी बातें। कोर्ट ने नहीं बोला था, दैट वाज नो लॉन्गर नो वे रिक्वायर्ड। तो मुझे लगता है कि ये इम्प्लीडमेंट पार्टी कहीं ना कहीं कोर्ट को लिंगर कर रही है। ओके, ये पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, बिकॉज जिनको भी ये सही लग रहा है तो बोलेंगे कि सही है, बट एक ही पॉइंट है, कोर्ट आपके जो एसएससी थी वो आप ही के पॉइंट को आप प्रोजेक्ट कर रही है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले इम्प्लीडमेंट पार्टी की आज जो केसेस होने वाली है वो केस को लिंगर करेगी। अगर उन्हें 12 अप्रैल के पहले तक अगर डेट नहीं मिला, इन दैट केस उन्हें 12 अप्रैल को बोलने का मौका मिलेगा, तो फाइनल जजमेंट 12 अप्रैल को नहीं हो पाएगा। ओके, सेकंड कि जुडिशियरी में अगर मैं हार जाऊं, मैं एसएससी हूं या एप्लीकेंट हूं, कुछ भी हूं, अगर मैं हार जाऊं देन मेरे पास एक चांस है, बाय मींस ऑफ अपील मैं हायर कोर्ट में जा सकता हूं, बाय मींस ऑफ अपील हायर कोर्ट में जा सकता हूं। तो जो भी एक पार्टी हारेगी वो फिर से अपील करके हायर कोर्ट में जाएगी, और फिर से ये डिले होगा, ये प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, और डिले होने का क्या कारण है कि जो भी बल्क केसेस इतनी सारी इंडिया में पड़ी हुई है, कोर्ट में जजेस फिक्स्ड हैं, कोर्ट रूम फिक्स्ड है, तो ये डेट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर आज मैं चाहूं ना तो आज का डेट मिल जाए। अगर कोर्ट को ना लगे कि वो इमरजेंसी है, अगर वो इमरजेंसी नहीं लगेगा तो वो एनी टाइम सूनर वो डेट तो मिलने बहुत मुश्किल है कि कोई डेट मिलने भी वाला है। ओके, सो इन एवरी केसेस ये लिंगर होने वाली है ये प्रोसेस। ओके, सो एक मेरा पॉइंट था कि लेट्स होप द जुडिशियरी अंडरस्टैंड्स द फ्यूचर एंड करियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स एंड कम अप विद द इम्पार्शियल जजमेंट। द फर्स्ट चीज तो ये कि इम्पार्शियल जजमेंट हो, और दूसरी बात ये है कि कोर्ट ने स्केलेट करे इस मैटर को सीजीएल 19, क्योंकि सीजीएल 19 की जो रिजल्ट्स है ना, इस रिजल्ट पर डिपेंड करेगा इसके बाद के पूरे रिजल्ट जो लाइंड अप है, सारे रिजल्ट्स को एसएससी होल्ड पर रख देगी जब तक ये सीजीएल 19 के रिजल्ट्स को वो ना निकाल दे। ठीक है, तो अभी तक कोर्ट के ये पूरे केसेस, पूरी डिटेल्स यही है। आज 24 दिसंबर को ये इम्प्लीडमेंट पार्टी की बातें होनी है, या आज शाम तक, रात तक पता चलेगा। एंड इन अ फ्यू डेज मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। अगर कोर्ट जल्दी डेट दे देती है दैट्स वेल एंड गुड, नहीं देती है देन इट विल बैकफायर, कि रिजल्ट जो 12 अप्रैल को होने वाला था वो फिर बैकफायर कर देगी, वो रिजल्ट 12 अप्रैल को नहीं आएगी। ओके, तो पूरी इन सब चीजों के डिटेल्स जानने के लिए आप हम लोगों से जुड़िए। ये हमारा एसएससी का चैनल है, ये एसएससी के चैनल में यूट्यूब का चैनल है। आप लोग इस एसएससी के यूट्यूब चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसमें और भी अलग अलग तरह के वीडियोस हैं, जैसे यहाँ पर एक वीडियो एएओ की तैयारी कैसे करें, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर के कुछ 6 वीडियोस डाले हुए हैं, टीयर 3 या टीयर 2 जो भी आप बोलते हो, सीजीएल के टीयर 3 और सीएचएसएल के टीयर 2, इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर के 6 वीडियोस डाले हुए जो आरटीआई से मिला है। एसएससी के पसंदीदा सवाल, आंसर विद इन 10 सेकेंड्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के यहाँ पर जीएस के वीडियोस हैं, समर्थ के कैलकुलेशंस वगैरह के हैं, इनके रीजनिंग के वीडियो हैं। ही इज द पर्सन हु हैज सिक्योर्ड 50 out of 50 not only once in reasoning section in CGL and CHSL but twice, so it's a big achievement। आप इनको देख सकते हो। ओके,
टीयर 1 में आप कैसे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। 191 बाई आरकेपी है यहाँ पर। आप यहाँ पर पूरी उनकी स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, टेस्ट सीरीज वगैरह आप पूरी डिटेल में देख सकते हो। ओके, 193 टीयर 1 में मेरे मार्क्स थे, तो आप इनकी ना पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर ना वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। इसमें आलोक झा जो कि सीजीएसटी इंस्पेक्टर हैं अभी, उनकी भी पूरी स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो। टॉक्स विद टॉपर में आप लोग सीतांशु विथ रेमो सर का देख सकते हैं। एंड ये एक वीडियो आज ही रिलीज हो चुकी है, 148 आउट ऑफ 200 इन पेपर 4 AAO। दिस इज एक्सेलेंट मार्क्स, वेरी गुड। आप लोग इन पूरी वीडियोस को देख सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो लोग आप लोग इस डिस्कशन पेज पर जाकर, इस डिस्कशन पेज पर आप अपने मैथ्स क्वांट आप एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरे डाउट्स पूछ सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर आपके डाउट्स वगैरह का रिप्लाई करते हैं और आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी। जिस तरह की भी कुछ भी न्यूज आती है तो वो एक टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, उस पर वो प्रोजेक्ट की कर दिया जाता है, सो दैट यू गेट टू नो थिंग्स। एंड इसी तरह से दैट इज ऑल फॉर टुनाइट। बहुत ही जल्दी हम लोग इस केस की और भी आगे की बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड